हाय। हम BAPH प्रोग्राम कोड का BPSC कोर्स कोड जिसमें ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 दैट इज यूनिट 1 ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आज इस वीडियो में हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है और इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है ये आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। While the evolution and development of personal administration in the UK and the US has been largely voluntary in India, the growth of personal administration can be contributed to the systematic effort made by the government. ठीक है, देखिए क्या बोलता है कि जो जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसका इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट कहाँ पे यूके एंड यूएस में ये बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, ये भी एक सिस्टमेटिक एफर्ट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा किया गया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आज भी इंडिया के अंदर जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट के स्टेज पे है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा एक सिस्टमेटिक एफर्ट किए जाने के कारण, ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। चलिए, वाइल इन दी वेस्ट दी pioneering work in the field of personal management has been motivated by the managerial preoccupation with the concept of welfare in India. Unsystematic recruitment practice, growing labor unrest and loss of production have initiated a lot of interest in personal administration. देखिए इसके पहले क्या बोलता है सबसे पहली लाइन में कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल मैनेजमेंट का उद्गम हुआ है, ठीक है, ओरिजिन वहाँ से हुई है। तो वहाँ पे जो है इस पर्सनल मैनेजमेंट के कारण काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट इंडिया ने भी पहले इंडिया के अंदर मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा था, जो भी काम है जो भी ग्रोथ है पर्सनल का, ठीक है, इन द वर्किंग फोर्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट के वर्क में जो काम कर रहे गवर्नमेंट में जो काम कर रहे कर्मचारी, उनमें जो भी रिक्रूटमेंट है, जो भी उनका जो भी देखना है मतलब काम से रिलेटेड हो, उनके वेलफेयर से रिलेटेड हो, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो रहा था। लेकिन इंडिया ने भी उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। क्योंकि इंडिया में उसका ये नहीं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके कारण से उनके प्रोडक्शन में लॉस हुआ है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारा मतलब पर्सनल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा मेनली, देखिए सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी है कि जो यूके यूएस है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ठीक है, उसमें पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन मेनली वहीं से शुरू हो गया है। तो इसलिए वहाँ पे हमें डेवलपमेंट दिखता है, ठीक है। इंडिया में ये सिस्टम नहीं था, तो इंडिया में काफ़ी जो प्रोडक्शन में है काफ़ी लॉस होता था, ठीक है। इस लॉस को ध्यान में रखते हुए और जो भी सोशल इकोनॉमिक जो भी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी अभी पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये बोलता है इसमें, आगे पढ़ते हैं। देखिए इन द यूके पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ had its origin in the concept of welfare as propounded and practiced by some of the enlightened entrepreneurs who have sought the establishment of modern personal administration, ठीक है। देखिए यूके के अंदर क्या हुआ, यूके के अंदर ऐसे एंटरप्राइजेस हुए, ठीक है, उन्होंने मेनली पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा ध्यान रखा है और उन्होंने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ वेलफेयर, ठीक है, एज अ वेलफेयर प्रैक्टिस के तरह उसको यूज़ किया है, जिसके वजह से यूके इतना डेवलप है, ठीक है। द टर्म पर्सनल मैनेजमेंट एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन द यूएसए। जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल मैनेजमेंट। हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सनल मैनेजमेंट को एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बहुत बड़ा एक वाइडर एक टॉपिक है, उसके अंदर हम पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, जो पर्सनल मैनेजमेंट है ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, ये यूएसए में ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद
Frederick Winslow Taylor scientific management has in fact laid the foundation for the development of personal administration। तो ये बहुत बड़े स्कॉलर हुए फेडरिक विल्सलो टेलर, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी भी दिया था। तो इन्हीं से प्रेरित होके और इन्हीं ने मेनली एक डेवलपमेंट किया पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का, कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। टेलर emphasized on scientific selection and systematic training and development of the individual work। जो टेलर, ये जो स्कॉलर है, ये कौन है? स्कॉलर है, एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए ये। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट लाना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना पड़ेगा वो इंडिविजुअल वर्कर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसका एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसको, तभी वो डेवलप होगा और तभी जो प्रोडक्शन है किसी भी कंपनी का वो बढ़ेगा। H.L. Gunt, okay, a close associate of Taylor, a scientific management movement foresaw the need for obtaining the willing cooperation of the workers। ठीक है, तो जो H.L. गंट जो कि एक टेलर के एक एसोसिएट थे, ठीक है, उनके साथ काम करते थे, उन्होंने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट को एक बहुत अच्छे से इसमें स्पीड लेके आए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाए इन्होंने और कहा कि जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन हिज व्यू इट इज़ नॉट इनफ टू टेल द वर्कर हाउ टू डू अ जॉब, बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू प्रमोट द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू डू अ जॉब। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि सिर्फ ये जरूर नहीं है कि वर्कर को ये पता होना कि वो हाउ टू डू अ जॉब, वो काम कैसे करें। अगर हम इसी के ऊपर ध्यान दें, यही कोई ज़रूर नहीं है इतना ही। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि यही ध्यान देना कि कोई भी काम कोई वर्कर कैसे कर रहा है, मतलब वो वर्कर को पता है या नहीं, बस कि वो काम कैसे किया जाता है, इतना ही ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। हमें ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि वो वर्कर विलिंगनेसली काम करे, एक मोटिवेशन के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। ना सिर्फ कि उस वर्कर को बस पता हो कि काम कैसे किया जा रहा है और वो काम कर रहा है। अगर हम उसके विलिंगनेस के तरफ, मतलब वो खुद से एक मोटिवेटेड होकर अगर काम करेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन लेके आएगा, ये मेनली यहाँ पे कहना है। उसके बाद मैरी पार्कर फैलेट, ठीक है, ये भी बहुत बड़े स्कॉलर हुए। इन्होंने क्या कहा है कि स्ट्रेस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ऑल्सो स्ट्रेस ऑन, मतलब हमें ट्रेनिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, ध्यान देना ज़रूरी है। ये भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, द पियोनियर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट apart from increasing efficiency aim at fighting fatigue and monotony among the work, तो मोनेटोनी among the workers। तो इन्होंने कहा साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो मेन पियोनियर थे, कौन थे? ये फेडरिक विल्सन टेलर। इन्होंने कहा कि हमें जो वर्कर्स है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, The most important breakthrough for personal administration has come from the इल्टन मायो। ठीक है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट एंड द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। एल्टन मायो ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने कहा कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने अपने दो एक्सपेरिमेंट, एक तो हॉथर एक्सपेरिमेंट और इन्होंने एक ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, ये दो थ्योरी दिए इन्होंने। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट हैव पेव द वे फॉर यूजिंग द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी with a view to understanding employees and organizational behavior and influencing them through a motivational approach। देखिए, समझिए
क्या बोला इन्होंने, जो एल्टन मायो है इन्होंने मेनली ह्यूमन रिलेशन की तरफ ध्यान दिया है, कि कहा कि जो एम्प्लॉय है जो काम दे रहा है और जो एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहा है उसको, इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी ट्यूनिंग, ठीक है, होना बहुत ज़रूरी है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करना चाहता है। तो इसीलिए दोनों में रिलेशन होना, एक अच्छा ह्यूमन रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऑल दिस हैज़ लीड टू द ग्रेजुअल इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ थेरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यही जो स्कॉलर थे, ठीक है, मेन जैसे फेडरिक विल्सन टेलर, उसके बाद मायो, ठीक है, मैरी पार्कर फैलेट, इन्हीं लोगों ने बहुत अच्छी थेरी दी है मैनेजमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और इन्हीं के चलते हुए एक पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, एक इवॉल्व हुआ है, ठीक है। हम मेनली इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, किस तरह से आज जो हम देखते हैं प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का वेलफेयर देखा जाता है, हर चीज़ देखा जाता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के साथ साथ लोगों का वेलफेयर, जो कि एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया है आज के समय के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आज जो हम देख रहे हो ये कहाँ से एक्चुअली इसकी ओरिजिन हुई है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, तो यही हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो स्कॉलर है इन्होंने पहले बात किया इस चीज़ के ऊपर। पहले सिर्फ क्या बोलते थे कि कंपनी का प्रॉफिट ही सब कुछ है, अगर किसी वर्कर को काम करना आ गया मतलब कंपनी का मैनेजमेंट का काम हो गया, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम हो गया। ऐसा नहीं है, आज के समय में जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो वर्कर है उनका वेलफेयर देखना भी होता है, ठीक है। देयर हैव ऑल्सो बीन अदर इवेंट एंड इन्फ्लुएंस विच हैव लीड टू ग्रोथ ऑफ पर्सनल मूवमेंट। तो अभी बहुत सारे हम इवेंट देखेंगे, ठीक है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई है हिस्ट्री में जो हम आज पर्सनल मैनेजमेंट देखते हैं वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट चीज़ तो यही बताया मैंने, जो स्कॉलर है एल्टन मायो, इन्होंने ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में बात किया, तो यहाँ से। और उसके पहले जो टेलर थे, ठीक है, फेडरिक विल्सन टेलर, उन्होंने मेनली वर्कर से कैसे काम लिया जा सकता है, कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा, उसी के ऊपर बात किया था। तो हर स्कॉलर ने अलग अलग थ्योरी दिया है, ठीक है। तो इसीलिए इसी तरह से पर्सनल मैनेजमेंट का एक तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो आगे देखते अभी पढ़ते हम लोग कि किस तरह से, और आज जो हम देख रहे हैं पर्सनल मैनेजमेंट वो हमें कहाँ से इस मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ से शुरू हो गया। देखिए वेरियस रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लाइक मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास फाइनेंसिंग वेयर इवोल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एम्पायर, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर थे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू किया, ठीक है। ये सब कहाँ से हुआ, ये सब हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। और ये किया जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल थे और जो बिजनेस कंपनी थी, बड़ी बड़ी एम्पायर थे, उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। दी लेबर शॉर्टेज हुआ उसके बाद। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार क्या हो गया, वेरियस लेबर प्रॉब्लम पजेस अ चैलेंज टू द मैनेजमेंट। तो अभी देखिए क्या हुआ कि इसके बाद वर्ल्ड वार हुए, वर्ल्ड वार में जो जो लेबर फोर्स है वो कम हो गई है। तो कम हो गई, इसके वजह से अभी ये एक चैलेंज बन गया मैनेजमेंट के ऊपर कि लोगों से कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि अभी लोग कम हो गए, शॉर्टेज हो गए, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वार हो गया तो शॉर्ट हो गए। और इसके पहले क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके वजह से। अब बीच में क्या हो गया, वर्ल्ड वार आ गया, तो शॉर्टेज हो गई मैन पावर की। अब मैन पावर की शॉर्टेज हो गई तो आदमी के पास जितना कम पैसा रहेगा उतना वो सोचेगा कि इसको कैसे मैं यूटिलाइज़ करूँ। अगर ज़्यादा पैसा रहेगा तो उसको इसके लिए कोई सोचना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी चीज़ अप्लाई हो रही है। विद दी सिटिंग इन दी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ उसके बाद इन 1929, ठीक है, यही कारण है। तो ये मैनेजमेंट के चलते ही कि इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया 1929 में, बिग बिजनेस सफर्ड हो गए और सेवरल सेटबैक आ गए, ठीक है। तो इसी के चलते लेबर के कम होने के कारण ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1929 में, उसके बाद जो भी बिजनेस है
वो क्या हो गए, बैठ गए। ठीक है, द स्टेट, द पब्लिक एंड द ट्रेड यूनियन एम एट इफिशिएंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो अभी इसके बाद जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, लोग है, ठीक है, और जो भी ट्रेड यूनियन है, अभी उनका मेन एम क्या रहा कि हमें एक इफिशिएंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। वो मैनेजमेंट नहीं जो सिर्फ काम करवाना जानता है, हमें वो मैनेजमेंट चाहिए जो काम करवाने के साथ साथ जो काम कर रहे लोग उनसे भी उनका भी वेलफेयर देखे, उनके भी दिक्कतों को सॉल्व किया जा सके, उनको भी मैनेज किया जा सके। देयर डिमांड इवॉल्व अराउंड एलिमिनेशन ऑफ वास्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स। अभी इसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो आई कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से अभी यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है, किस तरह से उनसे काम लिया जा सके। All the development in the USA have emphasized the fact that management of people or personnel is just as important as management of production। तो आज मतलब यूएसए में, मैं कंटेम्प्रेरी की बात कर रहा हूँ, मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ कि यूएसए में अभी ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है प्रोडक्शन के साथ साथ कि पर्सनल को भी किस तरह से मैनेज किया जा सके। ठीक है, ये भी एक मैनेजमेंट का अभी रोल आ गया है। Thus, we can see that the entrepreneur interest, apart from other event in the sphere of worker welfare, okay, sphere of worker welfare, provided the source of inspiration for the evolution of modern dynamic personal administration। ठीक है, तो इसी से क्या हो रहा है अभी आज के समय में, मतलब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ तक मैं थोड़ा एक समरी दे देता हूँ कि देखिए पहले क्या हुआ। पहले जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर आए जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वर्कर को अच्छे से ट्रेन करो, उनसे काम लो, उनको सिखाओ, नए नए तरीके लाओ उनसे काम करवाने के। ठीक है, तो इसके ऊपर बात किया मेनली उन्होंने ना ह्यूमन रिलेशन की बात की, ठीक है, कि किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है, और उनसे काम लिया जाएगा। उन्होंने बस ये बताया कि काम करवाना है। उसके बाद आए एल्टन मायो ने क्या बोला कि नहीं, हमें ह्यूमन रिलेशन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ह्यूमन रिलेशन के ऊपर ध्यान देने से क्या होगा कि जो वर्कर काम कर रहा है वो मोटिवेट होकर काम करेगा और एक अच्छा प्रोडक्शन देगा। इसके बाद क्या होगा उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के कारण बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, अलग अलग देश में, ठीक है, इसका व्यापार होने लगा, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मतलब फंडिंग होने लगी, तो ये बिजनेस काफ़ी बढ़ गया। फिर इसके बाद हुआ वर्ल्ड वार हुआ है, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। तो इसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शहीद हुए, तो लेबर की शॉर्टेज आ गई। तो अभी कंपनी के पास या कोई भी गवर्नमेंट हो या कहीं पे भी अभी मैन पावर की शॉर्टेज आ गई। इसके बाद शॉर्टेज आ गई तो इसके बाद क्या होना शुरू हो गया, उनका मैनेजमेंट सही तरीके से और उनको इफिशिएंटली प्रोफेशनल की तरह यूज़ किया जा सके, इसीलिए एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत आगे आई। ठीक है, फिर यूएसए में इसी बात के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया कि हमें लोगों के साथ, मतलब लोगों को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हमें प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक इसका इवोल्यूशन हुआ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का। द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन आवर कंट्री इज़ नॉट वेरी ओल्ड। ठीक है, अपने यहाँ पे ये अभी लेटेस्ट में हुआ है ये सब चीज़ें। ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट अपने यहाँ भी इंडिया के अंदर भी कोई मतलब पहले से नहीं, ये अभी शुरू हुआ है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इट वॉज द रॉयल कमीशन ऑन लेबर विच रिकमेंडेड the appointment of labor officer to deal with the recruitment of labor to settle their grievances in 1931। ठीक है, 1931 में एक कमीशन आया था, ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। इस कमीशन ने बताया कि हमें हर कंपनी में एक लेबर ऑफिसर अपॉइंट करना ज़रूरी है जो कि मेनली डील कर सके किनके साथ, जो लेबर के जो भी ग्रीवेंसेस है, प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ 1920 फोर्स द गवर्नमेंट एंड बिजनेस पीपल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रॉब्लम एंड promotion of personal
मैनेजमेंट, ठीक है। तो 1920 में डिस्प्यूट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, जिसके कारण से अभी गवर्नमेंट और जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको अभी सोचना पड़ रहा है कि किस तरह से हम लोगों के प्रॉब्लम को और उनके प्रमोशन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए एक पर्सनल मैनेजमेंट की शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। तो द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया गेव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज रिलेशनशिप। तो इसीलिए जैसे ही एक मतलब यूनियन को एक ऑथेंटिकेट दिया गया, एक रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, इनको एक अधिकार दिया गया कि आप यूनियन बना सकते। इसी से अभी क्या हो गया, एक नया शुरुआत हो गई किस तरह से हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को अभी हम आगे बढ़ा सके, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए ट्रेड यूनियन को एक रिकॉग्निशन मिल गई, ठीक है, उनको एक पावर मिल गई। तो इसके कारण अभी क्या हो गया, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अभी अच्छा होना शुरू कर दिया। ये हो गया इंडिया। अभी हम यहाँ से जो इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया में किस तरह से अभी तक, इसके पहले हम यूएसए की बात कर रहे थे और वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे थे यहाँ तक। अभी हम यहाँ से इंडिया में किस तरह से इवॉल्व हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट, ये देख रहे हैं। सबसे पहले रॉयल कमीशन आया ऑन द लेबर 1931 में, उसके बाद 1920 में डिस्प्यूट हो गया। तो फिर गवर्नमेंट और जो भी बिजनेस जो कंपनी है, ठीक है, वो अभी वो पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दी। उसके बाद क्या हो गया, जैसे यूनियन को एक नया रिकॉग्निशन मिला, ठीक है, तो अभी फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन अच्छा हो गया। एंटरप्राइजेस लाइक टाटा, कैलिको मिल्क, ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन हैड अपॉइंटेड वेलफेयर ऑफिसर एज अर्ली एज 1920, ठीक है। तो इन्होंने ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटास, कैलिको मिल एंड ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन, इन्होंने अभी एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना शुरू कर दिया इन द ईयर ऑफ 1920s। दिस लेबर वेलफेयर ऑफिसर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मोनी, ठीक है। तो इसका मेन रोल क्या होता था वेलफेयर ऑफिसर का रोल ये होता था कि जो कर्मचारी, जो लेबर उस कंपनी में काम कर रहे, उनके जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको रिड्रेस कर सके, उनको सॉल्व कर सके, ठीक है, उनका समाधान कर सके। ये वेलफेयर ऑफिसर का काम होता था। और क्या कर सके, जो भी इंडस्ट्री में एक हार्मोनी बना के रखे, ठीक है, एक तालमेल बना के रखे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। इन बंगाल ऑन द सजेशन ऑफ गवर्नमेंट, द इंडियन जूट मिल ऑनर एसोसिएशन अपॉइंटेड लेबर ऑफिसर इन 1937, ठीक है। अभी इसके बाद अभी जैसे हम क्या पढ़ा कि इंडिया के अंदर किस तरह से पर्सनल मैनेजमेंट की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रॉयल कमीशन हुआ, उसके बाद यूनियन को रिकॉग्निशन मिल गया, सेकंड चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि ये जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चौथी चीज़ है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया किसको, ये जो इंडिया जूट मिल के ऑनर को, कि वो भी अपॉइंट करे एक लेबर ऑफिसर को इन द ईयर ऑफ 1937। किस लिए, टू ब्रिंग अबाउट द सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस विद द मिल एंड बाय 1939 5 मोर लेबर ऑफिसर वेयर अपॉइंटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सजेस्ट दिया इस कंपनी के ऑनर को कि वो भी लेबर ऑफिसर अपॉइंट करे, किस लिए, कि एम्प्लॉयज़ के ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सके, रिड्रेस कर सके, ठीक है। फिर इसके बाद अलग अलग जगह 5 और लेबर ऑफिसर अपॉइंट किए गए। अदर एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन लाइक इंडियन इंजीनियरिंग एसोसिएशन, इंडियन टी एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी फॉलो किया है इस एग्जाम्पल को, ठीक है, जो इंडियन जूट ऑनर ने किया है, ठीक है। किस लिए, एसोसिएशन इन अपॉइंटिंग द लेबर ऑफिसर, ठीक है। तो
इन सब कंपनियों भी शुरू कर दिया एक लेबर ऑफिसर अपॉइंट करना। फिर इन 1941 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द ट्रीपार्टी लेबर कॉन्फ्रेंस विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयज in order to promote uniform labor legislation, determine a procedure to settle industrial dispute। ठीक है, उसके बाद promote consultation in industrial matter affecting the country। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। उस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि एक हमें यूनिफॉर्म लेबर लेजिस्लेशन को बनाना है, जिसमें कि हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके और एक अच्छा लेबर फोर्स, प्रोफेशनल लेबर फोर्स, ठीक है, एक हम क्रिएट कर सके और लेबर के जो भी इंडस्ट्रियल मैटर्स है, ठीक है, उनको सॉल्व कर सके, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सके। इसके लिए एक लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ठीक है, उसका मेन काम यही था। ठीक है, यूनिफॉर्म लेबर लेजिस्लेशन बनाना था, एक नियम कानून बनाना था। ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी रहेगा, लेबर्स भी आएंगे एंड एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे। ठीक है, नाउ दे हैव बिकम परमानेंट एंड रेगुलर फीचर्स ऑफ लेबर पॉलिसी। आज के समय में ये एक परमानेंट फीचर्स बन गया लेबर पॉलिसी का। ठीक है, इन 1948 the rules of the Factory Act laid down the appointment, duties and qualification of a new statutory officer in industry called the welfare officer। तो इसके बाद क्या हो गया, फैक्ट्री एक्ट आ गया इन 1948 में। तो उन्होंने वहाँ से एक वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, एक कानूनी आ गया 1948 में कि एक किसी भी कंपनी में एक कानूनन, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, कानूनी ऑफिसर होना चाहिए जो कि ये सब लेबर के जो भी ग्रीवेंसेस उनको सॉल्व कर सके। और ये ऑफिसर वेल अपॉइंट होना चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता होनी चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन भी निर्धारित किया गया। क्योंकि इसमें क्या है ना, ये मतलब कानूनन ऑफिसर है, ये कोई मतलब ऐसे नहीं, इसकी प्रॉपर इसका अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, ये सब एक वेल स्ट्रक्चर मैनर में इसकी अपॉइंटमेंट होती थी। ठीक है, और होती है। द फॉलोइंग ईयर सॉ द इमरजेंस ऑफ एट अनदर ऑफिसर कॉल्ड द पर्सनल ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर के बाद और एक पर्सनल ऑफिसर की एक ज़रूरत पड़ी। तो पर्सनल ऑफिसर क्या करता था, ये मेनली लेबर के वेलफेयर देखता था, इंडस्ट्रियल रिलेशन देखता था और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। ठीक है, तो वेलफेयर ऑफिसर के साथ साथ एक पर्सनल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया, जिसका मेन काम था लेबर का वेलफेयर देखना, इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करना और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। मेनी कंपनीज इन इंडिया नाउ हैव स्पेशलाइज्ड पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड फुल टाइम पर्सनल ऑफिसर इन चार्ज। तो अभी इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारी कंपनियां अभी हो गई है जो अभी एक पर्सनल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट, उन्होंने फुल टाइम पर्सनल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करना शुरू कर दिया है। नाउ द नंबर ऑफ पर्सनल is increasing and the expenditure on the personnel is also increasing correspondingly। ठीक है, as per the report of civil service survey 2010 around 6.4 million employees are working for all India services, central as well as state services। ठीक है, 6.4 मिलियन एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं 2010 के सर्वे के अनुसार, जो सिविल सर्विस सर्वे हुआ है उसके अनुसार सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी कर्मचारी है टोटल वो है 6.4 मिलियन एम्प्लॉयज़। ठीक है, द नंबर इज़ ऑन द इंक्रीजिंग, नंबर बढ़ ही रहा है। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स से। देयर हैज़ ऑल्सो बीन अ ट्रेंड विथ रिगार्ड टू द डाइवर्सिफिकेशन इन द पर्सनल एज मोर एंड मोर specialized expert and technician are being appointed in government department। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अभी मोर स्पेशलाइज्ड और मोर एक्सपर्ट और टेक्नीशियन
लोग अपॉइंटमेंट होना शुरू कर दिया है। पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो अपॉइंटमेंट है एम्प्लॉयज़ की वो अभी बढ़ रही है, और वो भी एक क्वालिटी, मतलब उसमें एक एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन, इस टाइप से लोग अभी अपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो कंटेम्प्रोरी पर्सनल एम एट अचीविंग प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। The motive is to earn profit as well as benefit of the organization and employees। तो आज के समय में जो कंटेम्प्रोरी है, आज के समय में अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन गोल हो गया है कि वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखे, उनको भी एक बेनिफिट की तरह उनको भी देखा जाए, उनका भी बेनिफिट देखा जाए। ठीक है, तो इसमें हमने मेनली क्या पढ़ा कि किस तरह से पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का इवॉल्वमेंट हुआ है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।